नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। संधानूर के रायचूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं वो जरा यहां आकर नजारा देखें। प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी बीजेपी के प्रति लोगों का स्नेह देखें। साथ ही कहा कि 10 मई का दिन अब बेहद नजदीक आ गया है और आपका जोश बता रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है। जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं वो जरा आकर के नजर करें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख ले, यहां का उत्साह देख ले, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले। इतना कष्ट उठा करके आप सबने इतनी मेहनत की, इतनी बारिश में की, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। भाइयों बहनों, 10 मई का दिन अब बहुत नजदीक आ गया है। आपका ये जोश बता रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है, डबल इंजन की शक्ति है, डबल इंजन का संकल्प है। बीजेपी कर्नाटका को देश का, सुन लीजिए दोस्तों, बीजेपी का एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है। बीजेपी और डबल इंजन की सरकार कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता। गृहमंत्री अमित शाह ने मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया पर जमकर हमला किया। गृहमंत्री ने अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां आई तो सिद्धारमैया जीते, पीएफआई बैन हट जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೆದ್ರೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। अरे सिद्धरामैया जी, आपके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो समग्र भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार सिद्धरामैया सरकार थी। ಅರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಯಿತೋ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು। और सिद्धरामैया कहते हैं कर्नाटक में लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया है। वहीं हमीरपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां सुमेरपुर थाना इलाके में चौंदौली तीर में दबंगों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम,
दबंगों ने पिता पुत्र की हमला की है, क्या कुछ खबर है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल अलका, बता दूं ये पूरा ही मामला कलौली सीट का बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनके गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल एक तरफ जहां निकाय चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट भी है, बावजूद किस तरीके से जो दबंगों के हौसले बुलंद है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। अलका जी सत्यम, किस वजह से ये विवाद हुआ, इस बारे में कोई जानकारी? क्या वजह थी कि पिता पुत्र को दबंगों ने पीटा? देखो, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार क्या मामला था। बावजूद हमीरपुर में किस तरीके से जो दबंग है, दबंगों के किस तरीके से हौसले बुलंद हैं, कहीं ना कहीं जो ये दबंग है वो खुलेआम प्रशासन को और यहाँ की जो आला अधिकारी हैं उनको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बावजूद ऐसे लोगों पर अगर समय रहते कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है आने वाले समय में ये अराजकता फैलाएं और भी जो प्रशासन उनको दिक्कतें भी आ सकती हैं। जेल का सत्यम, जिस तरीके से निकाय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की मारपीट सरेआम की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। इस तरीके से क्या समझा जाए? क्या एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं जो दबंग लोग हैं प्रशासन को कि उन्हें हालात कैसे भी हों फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल अलका, बता दूं हमीरपुर का जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन बावजूद जो यहाँ के दबंग हैं वो खुलेआम जिला प्रशासन को और यहाँ के जो आला हुक्मरान हैं उनको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो विजुअल्स हैं, ये जो वीडियो है, ये जो बयान है, ये साफ तौर से बयां कर रहे हैं कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो किस कदर जो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ये सारे कृत्य देखने को मिल रहे हैं। अलका, क्या अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, जब मैंने इस संबंध में यहाँ के पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा से बात की तो उनका कहना है कि इस संबंध में 3 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि ये इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमीरपुर में पिता पुत्र की लाठियों से हमला करके उन्हें घायल कर दिया गया है और हमीरपुर में शासन प्रशासन को दबंग जो है वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मई को अयोध्या के दौरे पर आएंगे और GIC ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के लिए ये जनसभा की जा रही है। सीएम नगर निगम के साथ पालिका रुदौली और जिले के 6 नगर पंचायत प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी वहीं मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए गांधीगिरी कारगर थी, उसी तरह विकास के लिए मोदीगिरी और अपराध के लिए योगीगिरी एक सबक है। अभिनव गुप्ता जी को 4 मई को कमल के फूल पर मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी का दौरा है। देखिए, जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए गांधीगिरी कारगर थी, उसी तरह से समावेशी विकास के लिए मोदीगिरी एक सार्थक और सशक्त साधन बन गया है। और उसी तरह से जिस तरह से आज़ादी के लिए गांधीगिरी, उसी तरह से अपराधियों के लिए योगीगिरी आज पूरी दुनिया में सुशासन का एक सबक भी है और संदेश भी है। मुझे अफसोस लगता है कि कुछ लोग आज भी जिस तरह से मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में हैं, उनको तो हम कभी कभी जेंटलमैन कहते थे, लेकिन आज वो मेंटल मैन की स्थिति में आ चुके हैं। आज ही मैंने कांग्रेस के लोगों का एक कर्नाटक का घोषणा पत्र सुना है। उसमें उन्होंने जो है वो ISI की जैसे संगठन, FCI जैसे संगठन की जो है वो PFI जैसे संगठन की सुरक्षा करते हुए, वो सियासी सुरक्षा करते हुए दिखे। PFI को की तुलना उन्होंने बजरंग दल से की। हम बजरंग दल के बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं, हम कांग्रेस की भी बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं,
हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुत चीज़ों से सहमत नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को अलकायदा नहीं कह सकते। हम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो ISIS नहीं कह सकते। हम जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते। उसी तरह से बजरंग दल को भी अगर आप किसी आतंकवादी संगठन के साथ, PFI जैसे संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप उन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा कवच और सुरक्षा का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान में कुछ ही समय शेष है। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी 4 कार्यक्रमों में शामिल हुई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 3 रोड शो में हिस्सा लिया। वर्तमान में राज्य की सत्ता की बागडोर बीजेपी के पास है। उधर इस चुनाव को हर कीमत पर जीतने के लिए कांग्रेस मैदान में अपना दमखम दिखा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, यहाँ के बच्चों, युवाओं और माताओं बहनों के भविष्य के बारे में है। यहाँ जो लोग खेती करते हैं, जिनको उनकी जमीन नहीं दी जा रही है, उनके बारे में आपने क्या किया? यहाँ पे जो विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट था, उसके बारे में आपने क्या किया? जब आपके ही नेताओं ने इस प्लांट के बारे में बोला, आपने कहां मदद की, कैसे मदद की, ये बताइए। आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके युवाओं का, माताएं बहनों का चुनाव है। ये कर्नाटक का चुनाव है। इसमें सबसे जरूरी मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। और पिछले 3 सालों भ्रष्टाचार में बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं लाडली लक्ष्मी उत्सव में सीएम शिवराज सिंह ने बेटियों की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेटियां मध्य प्रदेश का भविष्य हैं। अब बेटियां आ रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है, अच्छे गीत भी गाती हैं, अच्छी बोलती हैं, संचालन करती है, अच्छा खेलती है, अच्छा पढ़ती है और जरूरत पड़ती है तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा देती है। बताओ बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे है क्या? बेटियां पीछे नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश वासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के दिन अपील कि बेटियों को मुस्कुराने दो, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। ये बेटियां भारत भी बनाएंगी और ये बेटियां मध्य प्रदेश का निर्माण भी करेंगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई है और कमलनाथ जिससे जनता थक गई है। कांग्रेस की सरकार आ जाए तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू समझदार है और बीजेपी की सरकार में वो हिंदुओं को बेवकूफ कहते हैं। कमलनाथ के थके हुए नेताओं के बयान पर कहा कि कमलनाथ कहीं युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं मजदूर दिवस पर अवकाश देने की घोषणा पर कहा कि काम तो कमलनाथ ने कभी दिया ही नहीं, अब अवकाश देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। 2 ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर। और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं। एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं, तो ये जनता समझती है। ये वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद पर लगे आरोपों को अफवाह बताया। राघव का कहना है कि सुबह से जो भी खबर चल रही है वो झूठी है और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में दर्ज नहीं है। न्यूज रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के
माध्यम से की जा रही है वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मेलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया। यह सरासर गलत है और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपनी बात स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके राजनीतिक पहलू की न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर सीएम शिवराज पर हमला किया। मुंह चलाना बंद करिए, किसानों को मुआवजा दीजिए, नौजवानों को रोजगार की बात करिए। शिवराज जी हर महीने कहेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जो कहता हूं, जो रिक्त पद हैं उनको ही पहले आप भर दीजिए, बाकी की बात बाद में करेंगे। वो भी समझ गए हैं, और इतना समझे हैं कि मुंह चलाना और शुरू कर दिया। मुंह चलाना बंद नहीं किया, मुंह चलाना और शुरू कर दिया है। हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने कहा हमारे नौजवानों की है, हमारे नौजवानों की भविष्य की है। कैसे इनको रोजगार मिलेगा? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके मिलेगा? ये तो तभी मिलेगा जब निवेश आएगा, ये तभी मिलेगा जब आर्थिक गतिविधि बनती है। एक उद्योग लगता है, कोई ठेला चला लेता है, कोई बस चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, उससे आर्थिक गतिविधि बनती है। ये बाजार आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरना प्रदर्शन में मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया। कैंप्स में जाती हैं, प्रैक्टिस में जाती हैं, दूसरे राज्यों में जाती हैं, विदेशों में जाती हैं और माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उनके जो कोच हैं, उनके जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके पिता की तरह, उनके भाई की तरह जो है उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। जो बात सामने आ रही है, ये आ रही है कि वो लोग इन्हीं की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में कोई अपनी बेटी को कैसे धार में देगा? बहुत गुस्सा है दिल्ली में, खास तौर पे दिल्ली के गाँव के अंदर, और बहुत जल्द दिल्ली के गाँव वाले इसके ऊपर कोई फैसला लेंगे। और सीरियस सिचुएशन है आज ही दिल्ली की गैंग वॉर के अंदर एक जो है, एक गिरोह के एक नामी आदमी जो है मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कोर्ट के अंदर एक महिला के ऊपर गोलियां चला दी गई। उससे पहले हमने देखा एक कोर्ट के अंदर गैंग वॉर के अंदर एक आदमी की हत्या कर दी गई। अक्सर बुजुर्ग लोगों की हत्याओं की खबर दिल्ली के अंदर आ रही है। मेरी एलजी साहब से निवेदन रहेगी कि दिल्ली के थानों में जाके वो कानून व्यवस्था भी देखें। दिल्ली सरकार के जो काम है उसको तो वो देखते ही हैं, अपने। प्रियंक खड़गे के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जितना मोदी जी को गाली देंगे लोग उन्हें उतना ही परास्त करेंगे। लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी पर कोई गाली सुनना नहीं चाहता। देखिए, ये जितना मोदी जी को गाली देंगे उतने लोग इनको पराजित करेंगे, परास्त करेंगे, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। मोदी जी पर कोई गाली सुनना नहीं चाहता। इन्होंने बार बार और जितने बार मोदी जी को गाली दी, लोगों ने इनको इनकी जगह बताई। 10 साल विपक्ष का नेता भी लोकसभा में जो पार्टी नहीं बना पाती,
वो पार्टी मोदी जी को गाली देकर और जमीन के नीचे जा रही है। मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज की तरफ देखकर अगर आप थूकोगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ मेट्रो से मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए प्रचार किया। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि यह बताने के लिए मेट्रो में शहर सवार हुआ, शहरों से लेकर गांव में जो विकास किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। सरकार ने जनता को धोखा दिया, सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक नहीं किया, सफाई के नाम पर टैक्स लिया लेकिन सफाई नहीं हुई, जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जनता से अपील करने आया हूं कि इस बार मेयर सपा का बनाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने लखनऊ को कचरा बना दिया, बीजेपी सरकार में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है। कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आज लखनऊ में शहर में देख लो, आजमगढ़ में दावेदारी पेश की, साथ ही आप प्रत्याशी के समर्थन में जनता से अपील की। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर जमकर हमलावर हुए। के समर्थन में मौजूद है, इससे ये बात साफ हो गई कि रिजल्ट तो 13 तारीख को आएगा, लेकिन आज रामपुर ने बता दिया कि मामून शाह यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनकी पत्नी सना यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। साथियों, दोस्तों, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने